अतुल, आपकी नज़र में इस वक्त जो बाजार है उसको आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं? धन्यवाद नीरज जी फॉर मतलब आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। मार्केट के बारे में बात किए तो आपने जैसे बोला कि डायरेक्शनल कॉल लेना बहुत मुश्किल है और इन्वेस्टमेंट में एक कहा जाता है कि जब कुछ समझ ना आए तो कुछ नहीं करना ही अच्छी बात होती है। सो आप पूरी तरह से राइट है कहने में कि डायरेक्शनल कॉल समझ में नहीं आ रहे बिकॉज एक तरफ महंगाई बहुत बढ़ रही है, दूसरी तरफ यूएस फेडरल रिजर्व जो सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक है दुनिया की, वो लिक्विडिटी विड्रॉल कर रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में लगी है। इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे एसेट प्राइसेस जो है वो रिप्राइस हो रहे हैं और होने वाले हैं। इसकी वजह से जो मार्केट में दो तरह की कंपनी होती है, एक तो जो कमोडिटीज या ऑयल यूज करती है और दूसरी कमोडिटी और ऑयल बेचती है। तो मार्केट ऊपर ही ऊपर अपने को बहुत ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी नहीं लग रही है। 18,000 17,000 का मार्केट 16,000 की तरफ आया है, बट अंदर आप देखेंगे तो कुछ कंपनी 30-40% करेक्ट हुई है और कुछ कंपनी 20-30% ऊपर गई है कंपनीज के स्टॉक्स। तो आई थिंक मार्केट थोड़े 3 महीने या 6 महीने कुछ बोल नहीं सकते टाइम, बट उस टाइम तक आई थिंक मार्केट थोड़ा डायरेक्शन लेस रहेगा, कुछ रेंज बाउंड रहेगा। और आई थिंक बट आप लंबे समय की बात करें तो सब कुछ अच्छा, मतलब इंडिया की तरफ से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बोलूंगा कि ये एक एक्यूमुलेट करने का टाइम अपने को मिल रहा है। एक्युमुलेट करने का टाइम है तो जैसे करेक्शन का एक मोड चल रहा है और अगले 3-6 महीने पता नहीं है कि यूएस की डायनामिक्स कैसे बैठेगी, वहाँ के इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट में ब्याज दरें किस तरीके से मूव लेंगी, कहना बड़ा मुश्किल है। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ। तो ऐसे जब करेक्शन मोड में मार्केट होता है तो एज अ फंड आप क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, फंड इस करेक्शन को कैसे प्ले करते हैं? तो हर एक फंड हाउस या फंड मैनेजर का पर्टिकुलरली अपना एक स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसको स्टॉक्स, जो हम स्टॉक्स का चयन करते हैं उसमें एक स्टाइल होता है। कुछ कुछ लोगों को वैल्यू स्टाइल पसंद है, उसमें जो सिर्फ प्राइस या वैल्यूएशन स्टॉक का देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो अगर वैल्यूएशन बहुत सस्ता होगा तो। कुछ लोग जो होते हैं जो कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा, वैल्यूएशन ज़्यादा होगा तो भी उनको वो रिस्क लेना पसंद होता है। तो मैं जनरली दूसरे काइंड ऑफ बकेट में आता हूँ। मुझे बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना अच्छा लगता है और उसके लिए थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा देना पड़े तो मैं उसमें उसको पसंद करता हूँ, बिकॉज वैल्यूएशन का रिस्क लेना ठीक होता है। टाइम उसका टाइम टेक्स केयर ऑफ दैट, बट अगर बिजनेस में कुछ खराबी हो, मैनेजमेंट में कुछ खराबी हो तो वो प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ 3-6 महीने मैक्रो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महंगाई कहाँ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है, तो हमारा पूरा फोकस ये होता है कि हमारी जो इन्वेस्टी कंपनी है या और जो रडार पे कंपनीज है उन पे काम करते रहे, उनके मैनेजमेंट से मिलते रहे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके होते हैं उनसे मिलते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंपनीज पे सुधारते रहे। हमने बहुत बार देखा है लास्ट 5-6 साल में, जब डिमांड हुआ, जीएसटी आया या एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, कोविड हुआ और अभी ये वॉर, ये महंगाई का जमाना है, ऐसे जो एपिसोड्स होते हैं उसमें जो कंपनीज है, कुछ कुछ कंपनी जो बड़ी और अच्छी कंपनी होती है वो बहुत दे खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बना लेती है। तो हमारा पूरा फोकस वही होता है कि ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और उनमें इन्वेस्टमेंट लगाए रखें और बढ़ाते रहे एट लोअर प्राइसेस। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि, और जो कि बड़ी लार्जली सही होती है, कि अब इन्वेस्टमेंट साइकिल कैसे बदलेगा पता नहीं। ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि हम सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं जो क्वालिटी यानी मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल पे फोकस करते हैं, मैं इसको थोड़ा हार्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इस साइड वाला ही हूँ कि मुझे लगता है बिजनेस साइकिल या बिजनेस मॉडल अगर आपको अच्छा लग रहा है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ और स्केलेबिलिटी है तो बेट किया जा सकता है, लेकिन ये बिजनेसेस सस्ते नहीं मिलते हैं। तो आप जब ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो कैसे इसको चूज करते हैं, उसमें क्या मैट्रिक्स लगाते हैं? बेसिकली जब हम बिजनेस मॉडल को एनालाइज करते हैं तो जो सबको पता है, इसे इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है सबको पता है।
आई थिंक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सो बिजनेस मॉडल की जब एनालाइज करते हैं तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि उसमें मोड क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड, प्राइसिंग पावर। जो हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी B2C कंपनीज है, उसमें बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर है, हम देख रहे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन या ROE रेशो जो मेंटेन रहते हैं, ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए कंपनीज पे। साइक्लिकल सेक्टर्स में जनरली अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मुझे वो ज्यादा समझ में नहीं आता, बिकॉज कब क्या हो जाए, चाइना, US, ग्लोबल इकोनॉमी, उसकी वजह से साइक्लिकल या कैपेक्स हेवी इंडस्ट्रीज में लार्जली अवॉइड करता हूँ। वैसे ही जो जहाँ सेक्टर्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है और होता है, वो भी मैं लार्जली अवॉइड करता हूँ, अनलेस प्राइस बहुत फेवरेबल हो। जैसे हमने स्टील में देखा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गई, तो ऐसे सेक्टर्स में अवॉइड करता हूँ। मैनेजमेंट अगेन उसमें बहुत सिंपल है, जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करती है कंटिन्यूअसली year after year and after every episode of volatility, they bring the company out very strong out of that episode. I think उस कंपनीज को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, उनको ज्यादा वेटेज देते हैं। तो और फिर मार्केट में मार्केट इंटेलिजेंस होता है, जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट से मिलते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, उससे मैनेजमेंट क्वालिटी का पता चलता है कि वो कितने ऑनेस्ट है, कितने कॉम्पिटेंट है, वगैरह वगैरह। अतुल, आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में है? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में है। उसमें भी मेरा ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक्स और NBFCs में और इंश्योरेंस कंपनीज में, प्राइवेट इंश्योरेंस। तो अतुल, इसमें तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन बहुत है। रेगुलेटरी इंटरवेंशन इस सेक्टर में होता है, बट जो प्राइवेट साइड हम लास्ट 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इस कंपनीज का, इन्होंने रेगुलेटरी इंटरवेंशन जब भी हुए हैं उनके एडवांटेज में यूज किए हैं। दे हैव टेकन मार्केट शेयर, उनका बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से उनका लास्ट 15-20 साल 20 से 22% कंटिन्यूस CAGR बेसिस पे ग्रोथ हुआ है उनके बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी का। और इस सेक्टर में रेगुलेटरी इंटरवेंशन होते हैं, बट जनरली वो सारे सेक्टर के लिए होते हैं। और जब भी कुछ होता है ऐसे रेगुलेटरी इंटरवेंशन या प्रॉब्लम्स, आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है आफ्टर दिस काइंड ऑफ रेगुलेटरी इंटरवेंशन। सो और ये सेक्टर जो है नॉमिनल GDP के साथ बढ़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है पेनिट्रेशन का, अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन दिस सेक्टर। सो इसकी वजह से हम ये सेक्टर को ऑलवेज फेवर करते हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स और कुछ NBFCs।